एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं कक्षा 8वीं के यानी कक्षा 8 के भूगोल का अध्याय 2 का पार्ट 2। इसमें हम लोग बात करेंगे मृदा के बारे में। मृदा के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं आप सभी को बता देता हूं कि आप अगर चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए, जब मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो आपका लगातार फ़ायदा हो, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ताकि कोई भी वीडियो मेरे द्वारा अगर आपको उपलब्ध करवाई जाती है तो उसकी सूचना आपको बहुत ही जल्द प्राप्त हो सके। तो आइए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो ये है मृदा। मृदा क्या होता है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। कहने का मतलब है पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी सतह है, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह है उस पर दानेदार कण है, दाने दाने वाले कण है, उसका जो आवरण होता है, उसकी जो एक लेयर होती है, उसकी जो पतली लेयर होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? मृदा। मृदा यानी कि जिसको हम आम भाषा में कहते हैं मिट्टी, यानी कि मिट्टी कहलाते हैं। अब देखो मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो चट्टानों से जो प्राप्त खनिज होते हैं, जैव पदार्थ होते हैं, भूमि पर पाए जाने वाला जो खनिज होता है, अपक्षय की प्रक्रिया होती है। ये सभी प्रक्रियाओं के कारण क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। इसी में आप एक फैक्ट देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर मृदा यानी कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी के बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, यानी कि कई सौ साल लग जाते हैं। कई सौ साल, सैकड़ों वर्ष यानी कि कई सौ साल लग जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए अपक्षय की प्रक्रिया। अपक्षय की प्रक्रिया सबसे मुख्य भूमिका निभाता है मृदा के निर्माण में। तो अब समझते हैं हम लोग अपक्षय की क्रिया क्या होती है। तो तापमान परिवर्तन यानी कि तापमान का बदलना, तुषार क्रिया। तुषार क्रिया यानी कि ओस इत्यादि जो गिरता है, ठंड और क्या कहते हैं, गर्मी का मौसम जो होता है, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप यानी कि मनुष्य जो एक्टिविटी करता है उसके कारण क्या होता है कि अनावरित यानी कि बिना आवरण के जो सेल होते हैं उसका टूटना और उसका नष्ट होना, क्षय होना मतलब नष्ट होना, क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। तो अपक्षय कहलाते हैं। समझ में आ गई होगी बात। तो अभी के लिए फटाफट इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे की हम बात करते हैं। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं मृदा को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, यानी कि मृदा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक है जनक सेल। जनक सेल क्या होता है? यानी कि जो जिस सेल की मदद से मिट्टी का निर्माण होता है उसको जनक सेल कहते हैं। रंग यानी कि उसका रंग कैसा है, उसका गठन किस प्रकार से हुआ है, उसमें कौन कौन से रासायनिक गुणधर्म यानी कौन से खनिज पाए जाते हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, क्या है, उसके आधार पे खनिज वहाँ पे कौन सी मात्रा पाई जाती है और उसकी मात्रा वहाँ पे कैसी है, ये पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। पारगम्यता मतलब होता है जिसके अंदर से हवा और पानी आर पार हो सके, उसको निर्धारित करती है। उसके बाद क्या है? उच्चावच। उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। उच्चावच मतलब ऊंच नीच। ऊंच नीच उच्चावच कहते हैं, ऊंच नीच। और उसकी तुंगता यानी कितनी ढाल है, कितनी ऊंचाई है, ये मृदा के संचय यानी कि उसकी सेविंग को निर्धारित करता है, उसकी बचत को निर्धारित करता है। वनस्पति जाति यानी कि पेड़ पौधे, प्राणी जाति यानी कि जानवर, मानव भी उसमें आ जाते हैं। और सूक्ष्म जीव यानी कि ऐसे जीव जिसको हम बिना किसी यंत्र के नहीं देख सकते, तो उसको सूक्ष्म जीव कहते हैं। यह ह्यूमस निर्माण में यानी कि उपजाऊ की जो शक्ति होती है उसको ह्यूमस कहते हैं, यानी कि नमी की मात्रा भी इसमें आ जाती है। तो ह्यूमस के निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उसके बाद चौथा क्या है कि समय यानी कि टाइम लगता है। मृदा परिच्छेदिका। अब मृदा परिच्छेदिका के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे आगे। तो समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है, यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ते रहता है मृदा परिच्छेदिका की मोटाई बढ़ते रहती है। उसके बाद क्या है कि जलवायु, तापमान, वर्षा, ये तीन चीज़ जो है ना, ये जलवायु, तापमान और वर्षा अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि मृदा को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 5 कारक हैं।
पहला है जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। दूसरा है उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। तीसरा है वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। चौथा है समय, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। और पांचवा है जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो ये तो है मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। फटाफट पॉज करके इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे मृदा परिच्छेदिका के बारे में। मृदा परिच्छेदिका, मृदा मतलब होता है मिट्टी, परिच्छेदिका मतलब होता है बंटवारा करने वाले विभिन्न कारक। बट मिट्टी किस प्रकार से बनता है? तो सबसे पहले ये नीचे होती है जनक सेल। जनक सेल से ये परिवर्तित हो गए, यानी कि अपक्षय हो के चट्टानी पदार्थ जो अपक्षय हो गए, इस तरीके से यहाँ पे बनता है यहाँ। और उसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ पे बालू वगैरह, बालू, गाद या क्ले, यानी कि कह सकते हो नमी युक्त जो मिट्टी होती है उसको क्ले कहते हैं। क्ले के साथ ये उपमृदा बनती है, यानी कि पूरी तरीके से मृदा नहीं बनती है। और फिर लास्ट में ये बिल्कुल पतली सी ये परत जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाली परत बनती है, यानी कि ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा है। ये सबसे ऊपर वाली मृदा होती है। इसी में कोई भी पेड़ पौधा है या फिर जो भी चीज़ आप देखते हैं वो सब ऊपर के ही उस पर होता है। मकान भी इसी पे है, तो इसकी मोटाई बहुत ही कम है। उसके बाद है कि मृदा की बात करें निम्नीकरण। तो मृदा के निम्नीकरण की अगर हम लोग बात करें तो निम्नीकरण का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, यानी कि मिट्टी को नुकसान पहुंचाना। निम्न मतलब नीचे करना, यानी कि उसकी क्षमता में को कम करना। मृदा का निम्नीकरण और उसके सहायक कारक। तो मृदा के निम्नीकरण में जो सहायक कारक है वो है वनोन्मूलन, यानी कि वन का उन्मूलन, यानी कि वन का कटाव, यानी कि पेड़ पौधे का हद से ज़्यादा कटाव जो होता है वो वनोन्मूलन कहलाता है। अतिचारण, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को जो आप चराते हैं उसको अतिचारण कहते हैं। रासायनिक उर्वरक, यानी केमिकल जो फर्टिलाइजर्स होता है, और इंसेक्टिसाइड, यानी कीटनाशक जो दवाइयाँ होती है उसका बहुत ज़्यादा उपयोग करना, बार बार उपयोग करना, उससे भी क्या होता है मिट्टी में कमी आती है। वर्षा बहुत अधिक जब होती है तो उससे क्या होता है, वर्षा से मिट्टी का दोहन होता है। मिट्टी जो है ना पूरी तरीके से एक जगह से उपजाऊ जो उसकी क्षमता होती है वो दूसरी जगह चली जाती है। भूस्खलन, यानी कि मिट्टी का कटाव। जैसे कि अब बहुत दिनों तक वर्षा होती है तो आपने देखा होगा कि मिट्टी की बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ा हिस्सा कट के जमा हो जाता है रोड पे, और या फिर उसके बाद कहीं पे भी जमा हो जाता है। हो सकता है नदी के किनारों ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। तो नदी में जब एक बहुत ज़्यादा बड़ी मिट्टी की मात्रा जो है ना अगर गिर जाए नदी में, तो उससे क्या होता है कि नदी का रास्ता बंद होता है, और नदी के रास्ता के बंद होने के कारण बाढ़ जैसी समस्या आती है। फिर उसके बाद बाढ़ जो होता है वो भी क्या होता है मृदा के निम्नीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक साबित होता है। तो ये तो आपने ये समझ लिया। अब इसको फटाफट पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। देखिए, अब जो है ना अभी तक हम लोगों ने बात किया मृदा का निम्नीकरण कैसे होता है। मृदा के निम्नीकरण के बाद हम लोग जानते हैं मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ, यानी कि मिट्टी की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहली विधि है जिसको हम कहते हैं मल्च बनाना। मल्च बनाना क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि पौधे के बीच जो अनावृत भूमि होती है, यानी कि जिस पे कोई किसी तरह का कोई आवरण नहीं होता, उस पे जैव पदार्थ जैसे प्रवाल जो है ना एक छोटे छोटे सीप जैसा होता है, सीप जैसे, या फिर कह सकते हो कि जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं ये द्वीपीय प्रदेश में होते हैं, तो उसको लगा दिया जाता है ताकि वो जो है ना ढक जाए। और इससे क्या होते हैं मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, यानी कि मिट्टी की जो नमी होती है वो बरकरार रहती है। उसके बाद दूसरा उपाय है वेदिका फॉर्म बनाना। इनसे क्या होता है, वेदिका फॉर्म होता क्या है पहले उसको हम समझते हैं कि वेदिका फॉर्म जैसे कि आपका जीना होता है ना, तो ऐसे एक बनाया, फिर दूसरा जो है ना उससे थोड़ा सा नीचे बनाया, फिर तीसरा जो है ना उससे थोड़ा सा नीचे बनाया, यानी कि समतल करते गए, और इस तरीके से बनता है वेदिका फॉर्म। इससे क्या होता है कि वो जो ऊपरी प्रवाह होती है
और मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का कटाव जो होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद तीसरी विधि है समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई, समोच्च रेखीय जुताई नाम से ही क्लियर है। समोच्च रेखीय जुताई का मतलब होता है कि एक एक करके अलग अलग छोटे छोटे क्यारियों में बांट के, छोटी छोटी खेतों में बांट के अलग अलग तरीके से उसकी जुताई करना। इससे क्या होता है कि ये प्राकृतिक अवरोधक का काम करता है, यानी कि नेचुरली प्राकृतिक रूप से ये अवरोधक का काम निर्माण करता है। और चौथा है रक्षक मेखलाएं। रक्षक मेखलाएं नाम से क्लियर है, रक्षक यानी कि रक्षा करने वाली, जो एक लाइक एज जैसे कि उदाहरण के लिए हमारे बॉर्डर पे सेना सुरक्षा करती है। कैसे? तो एक जितनी भी बॉर्डर है, बॉर्डर के आसपास जाने सेनाओं की एक कतार होती है। उसी तरीके से मिट्टी की सुरक्षा के लिए तटीय प्रदेश यानी कि जो समुद्र तट का इलाका है या फिर शुष्क प्रदेश है यानी कि रेगिस्तानी एरिया या फिर जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, उन प्रदेशों में क्या किया जाता है कि वृक्षों की कतारें लगा दी जाती है। एक लाइन से जो है ना वृक्ष लगा दी जाती है। इससे क्या होता है कि वहाँ की हवा से की जो गति होती है वो रुक जाती है, उससे मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। उसके बाद पांचवा है समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, जैसे कि आप देखिए अलग अलग तरीके से क्यारियां बनाई गई, तो उसके हर एक क्यारियों पे जो एक बाउंड्री होती है वो पत्थरों से, घासों से, मिट्टियों से बनाई जाती है, ताकि क्या हो जाता है कि पानी की जो पानी रुक जाए, पानी की रुकावट हो। और उसके बाद है चट्टान बांध। चट्टान बांध, चट्टानों से बांध बनाया जाता है। इससे क्या होता है कि जल के प्रवाह को कम किया जा सकता है, यानी कम करने के लिए ये बनाए जाते हैं। उसके बाद है बीज की फसल उगाना, यानी कि देखिए बीज की फसल उगाना ये भी मृदा संरक्षण का एक उपाय है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने देखा भी होगा गांव में कि जो गेहूं की खेती होती है तो उसमें सरसों भी बीच बीच में लगा दिए जाते हैं, या फिर इस तरीके से एक साथ एक के अलावा दूसरी जो फसल उगाई जाती है उसको कहते हैं बीज की फसल उगाना। यानी कि भिन्न भिन्न फसलों को एकांतर यानी कि एक के बाद एक के कतारों में उगाई जाती है। तो ये मुख्य रूप से ये भी ऐसे पर्वतीय क्षेत्र में या फिर कह सकते हो कि आप तटीय प्रदेश में ये इसको उगाया जाता है। तो अभी तो आपने ये समझा बहुत अच्छी तरीके से, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार का आप लोगों के पास प्रश्न होता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं यथासंभव उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।